हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो कैपिटल गेन के अंदर जो हमारा जनरल प्रोविजन था, जो चार्जिंग सेक्शन था जनरल वाला, वो बोलता था कि जिस ईयर में हमारा कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हुआ, जिस ईयर में हमारा कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हुआ, उसकी जो इनकम आएगी, प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा, वो उसी ईयर की इनकम बनेगा जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, जनरल प्रोविजन हमारा ये कहता था, जो चार्जिंग सेक्शन था। लेकिन इस जनरल प्रोविजन के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अच्छा सर, हाँ। जिस ईयर में हमारा एसेट ट्रांसफ़र हुआ, उसकी इनकम उस ईयर में टैक्सेबल ना होकर किसी डिफरेंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है। अच्छा सर, हाँ। तो चलिए एक एक करके वो केसेस डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके ओके सर, चलिए। जनरल प्रोविजन: any profit or gain arising from a transfer of capital asset effected in a previous year shall be chargeable to the income tax under this head in the previous year in which transfer took place। जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ कैपिटल एसेट का, उस ईयर की इनकम बन जाएगी अंदर कैपिटल गेन। जनरल प्रोविजन ये बोलता है। ठीक है, ठीक है सर। एक्सेप्शन देखते हैं अब। इंश्योरेंस रिसिप्ट, ये क्या है सर? ये क्या है सर? चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ओके ओके सर। Where any person receive any money or other asset under any insurance from an insurer on account of damage or destruction of any capital asset as the result of flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake or other convulsive nature, rat and civil disturbance, accidental fire or explosion, or action by the enemy, action taken in combating the enemy, whether with or without declaration of war. Then any profit or gain arising from a receipt of such money and other assets shall be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of such person for the previous year in which such money or other asset was received। क्या है सर? आया कुछ समझ में? सर थोड़ा थोड़ा आया। चलिए अब इसको समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ठीक है? मिस्टर ए हैं, उनका बिजनेस है, ये बिल्डिंग है, बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है ये बिल्डिंग। अब एक दिन ये सो रहे थे आराम से घर पे, रात में अर्थक्वेक आया और ये बिल्डिंग गिर गई, गिर गई। तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे? अब सर इंश्योरेंस ले रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठ के रोएंगे और क्या करेंगे। तो मिस्टर ए ने इस मान लीजिए इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, इंश्योरेंस ले रखा है इस बिल्डिंग के अगेंस्ट। अब बेचारे का बिल्डिंग गिर गई जिसमें वो बिजनेस करता था, और उसी टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गया कि अरे हमने सुना है तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा बिल्डिंग अगेंस्ट, चलो लाओ इसके ऊपर टैक्स दो। तो मिस्टर ए को कैसा लगेगा? मिस्टर ए को कैसा लगेगा कि एक तो मेरी बिल्डिंग गिर गई, मेरा बिजनेस अब कैसे करूँगा मुझे पता नहीं, और अब इसके ऊपर टैक्स मांगने आ गए जो क्लेम मिलेगा। तो बहुत दुखी हो जाएगा मिस्टर ए। मिस्टर ए बहुत दुखी हो जाएगा, और उसको पता भी नहीं है कि इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा और कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने देखा बात तो सही है, इसके पास पैसे नहीं है बेचारे के पास, इंश्योरेंस क्लेम आएगा, ठीक है, उस टाइम पे देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने केस को देखा कि अगर हम इसको ट्रांसफ़र मानते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र मानते हैं जहाँ पे इसके राइट ख़त्म हो जा रहे हैं, राइट किसके पास चले जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी के पास। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलता है? सर मान लीजिए इंश्योरेंस करा रखा है इसने, ठीक है, तो जब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय या डैमेज होएगी, तो ये इसकी ओनरशिप ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती है, और इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम देती है। बिल्डिंग से जो भी रिकवरी होएगी, जो भी डिस्ट्रॉय हो रखा है, उससे जो भी रिकवरी होएगी, इंश्योरेंस कंपनी की खुद की इनकम है वो। ठीक है, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है जब डैमेज वगैरह होता है। तो वो हमारा केस नहीं है। हमें क्या देखना है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, इसको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, ठीक है,
तो वो हमारा टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा इन ईयर इन विच इट विल रिसीव्ड। ठीक है, जिस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जिस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उस ईयर की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अब हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी कैश की जगह मतलब मनी की जगह कोई और एसेट दे दें, तो उस केस में क्या करेंगे सर? फिर उस केस में हम उसकी एफएमवी लेके चलेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू लेके चलेंगे उस एसेट की। ठीक है, जिस दिन पैसा मिला उसको, उस दिन जो एसेट की एफएमवी होगी वो लेके चलेंगे। ओके, तो ये सेक्शन बोलता है कि असेसी के पास कोई कैपिटल एसेट था, कोई कैपिटल एसेट था और वो डिस्ट्रॉय हो गया या डैमेज हो गया ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, हरिकेन आ गया, साइक्लोन, ये सारे तूफान है। ठीक है, अर्थक्वेक आ गया और सिमिलर नेचर के कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिसकी वजह से नुकसान हो गया। राइट, या सिविल डिस्टरबेंस मतलब दंगा वगैरह हो गया या सिविल डिस्टरबेंस हो गया, हिंसा हो गई कहीं पे, उसकी वजह से लोगों ने तोड़ फोड़ कर दी, एसेट को नुकसान पहुंचा दिया जो असेसी है उसके, तो उस वजह से। या फिर एक्सीडेंटल फायर हो गया, आग लग गई अचानक से, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, या एक्सप्लोजन धमाका हो गया किसी वजह से। ठीक है, ऑफ एक्शन बाय द एनिमी, ऑफ द एक्शन बाय एनिमी मतलब सर मान लीजिए एसएससी का जो बिल्डिंग थी बॉर्डर के पास है, अब बॉर्डर के उस पार दुश्मन ने क्या किया, मिसाइल छोड़े, वो गलती से आके इसके बिल्डिंग के ऊपर गिर गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये केस भी इसमें कवर है कि अगर एनिमी की वजह से भी, अगर कंट्री है जो उसका एनिमी है कंट्री का, उसकी वजह से भी अगर कुछ नुकसान होता है उस और उसके बदले कुछ इंश्योरेंस मिल रहा है तो वो भी कवर हो जाएगा आपका। या फिर एक्शन टेकन इन कॉम्बेटिंग द एनिमी, यहाँ पे इंडिया ने कॉम्बेटिंग करने के लिए, इसको जवाब देने के लिए मिसाइल छोड़ा, अब गलती से एक मिसाइल आके इसकी बिल्डिंग पे गिर गया, इसका जो एसेट है कैपिटल एसेट वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो वाला केस भी इसमें कवर है। दुश्मन की वजह से नुकसान हुआ कैपिटल एसेट का, या फिर दुश्मन को जवाब देने की वजह से कुछ नुकसान हुआ, वो दोनों ही चीज़ें इसमें कवर हैं। वेदर विथ और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वार, चाहे वॉर डिक्लेयर किया है इंडिया ने या नहीं उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है। तो अगर इस वजह से असेसी का कैपिटल एसेट नुकसान हुआ है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी या ह्यूमन की वजह से दंगा वगैरह हो गए, कोई एक्सीडेंटल फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, या फिर दुश्मन के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो उसकी वजह से अगर कुछ भी इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है एसएसी को, कुछ भी इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारी इनकम बनेगा उस प्रीवियस ईयर की, जिस प्रीवियस ईयर में वो इंश्योरेंस क्लेम एसएसी को मिलेगा। या फिर अगर वो कैश में मिल रहा है या मनी में मिल रहा है तो ठीक है, अगर उसके बदले एसेट के बदले इंश्योरेंस कंपनी कोई एसेट दे रही है, कोई एसेट दे रही है, तो उस केस में हम उस एसेट की एफएमबी लेंगे ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन मिल रहा है उस दिन उस एसेट की क्या एफएमबी है वो हमारा क्या बन जाएगा, सेल्स कंसिडरेशन बन जाएगा। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्लियर है इंश्योरेंस क्लेम वाला, जिस ईयर में हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उस ईयर में वो हमारी इनकम बनेगा। इवन डिस्ट्रॉय तो हमारा पहले ही हो गया एसेट, तो ट्रांसफर ऑफ एसेट अलग है और इनकम डिफरेंट है, जिस ईयर में वो टैक्सेबल टू चार्ज होएगा। ठीक है, हमारा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू अ स्टॉक इन ट्रेड। A person who is owner of a capital asset may convert the same or treat its stock in trade of a business carried by on him। हमने जब ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें देखा था कि अगर कोई असेसी अपना कैपिटल एसेट कन्वर्ट करता है स्टॉक इन ट्रेड में,
ठीक है, कन्वर्ट करता है कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में, तो जो कन्वर्जन है उसको हम ट्रांसफर मानते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो अगर किसी ने अपना कैपिटल स्टॉक ट्रांसफर किया है या कन्वर्ट किया है स्टॉक इन ट्रेड में, तो उस केस में क्या होगा? एज पर सेक्शन 45(2), नाउ विथ sending anything contained in section 41(5) being a charging section, the profit or gain arising from the above conversion or treatment will be chargeable to income tax as his income of previous year in which such stock in sold or otherwise transferred by him। क्या मतलब हुआ सर? कहने का मतलब, अगर हम कोई कैपिटल एसेट कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है, तो जो कन्वर्जन है उसको हम ट्रांसफर मानते हैं। हाँ सर, कैपिटल गेन में ट्रांसफर होता है सर। ट्रांसफर की डेफिनेशन जब हमने देखी थी, तो जो कन्वर्जन है कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में, वो भी हमारा ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन कर लिया हमने। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे सर? कन्वर्जन के दिन जो भी एफएमबी होगी, जो भी एफएमबी होगी एसेट की, वो हमारा सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन लेकिन ये इनकम चार्जेबल कब होगी? जो कैपिटल गेन के ऊपर निकालेंगे हम सेल एफएमबी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, चार्जेबल टू इनकम टैक्स कब होगी? जिस ईयर में हमारा ये स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा, जिस ईयर में हमारा स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा या फिर ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफर करेगा वो। ठीक है, ठीक है सर। तो ट्रांसफर तो हमारा कन्वर्जन वाले दिन ही मान लिया गया था, जिस ईयर में हमारा कन्वर्ट किया उस ईयर में हमारा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इनकम चार्जेबल टू टैक्स कब होगी? जिस ईयर में हमारा स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड होगा। ठीक है, ठीक है सर। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे इस केस में सर? जिस दिन हमने कन्वर्ट किया एसेट को, उस दिन उसकी जो एफएमबी होगी वो हमारी क्या बन जाएगी? सेल कंसिडरेशन बन जाएगी। ओके, ओके सर। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन कर लेते हैं सर। एग्जाम्पल 6, ए इज अ ओनर ऑफ अ कार। ए के पास एक गाड़ी है। ऑन 1 अप्रैल 23 ही स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ मोटर कार। 1 अप्रैल 2023 को उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, परचेज एंड सेल ऑफ मोटर कार। गाड़ी को खरीदता था और बेचने का काम स्टार्ट किया उसने। ही ट्रीटेड द अबव कार एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ हिज न्यू बिजनेस। ही सेल द सेम ऑन 31/3/24 and get a profit of ₹1 lakh. Discuss the tax implication in the hand of in his hand under the head capital gain। तो हमें बताना है उसने क्या किया, उस गाड़ी को बिजनेस में ले आया और 31/3/24 को उसने अपनी गाड़ी सेल कर दी 1 लाख रुपए में। ठीक है, हमें बताना है कि इम्प्लीकेशन बताइए, इसके ऊपर टैक्स क्या होगा। तो जो हमारी जो कार है वो क्या कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है? कार हमारी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है सर। पर्सनल इफेक्ट है, ये खुद यूज करता था, पर्सनल इफेक्ट है सर। तो क्या पर्सनल इफेक्ट में इसको कार को एक्सक्लूड कर रखा था? आंसर इज नो, आंसर इज नो। उसके बाद ये क्या किया, गाड़ी को पहले खुद यूज करता था, उसके बाद बिजनेस में ले आया। तो जब गाड़ी पर्सनल इफेक्ट है और पर्सनल इफेक्ट में कार को एक्सक्लूड नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि सर कार को हम सोल्ड करने जाएंगे, अगर हम कोई गाड़ी खरीद के लेके आते हैं शोरूम से, जैसी शोरूम से बाहर निकली गाड़ी उसकी वैल्यू वहीं पे कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए पर्सनल इफेक्ट को छोड़ रखा है, उनके ऊपर कैपिटल गेन निकालने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेल करोगे उस पर हमेशा लॉस ही होता है। तो कार हमारा पर्सनल इफेक्ट है, इसलिए इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। सिंस द कार इज पर्सनल एसेट, conversion or treatment of same as a stock in trade of his business will not trapped by the provision of section 45(2), hence is not liable to capital gain tax। okay, okay sir। अब अगला क्वेश्चन, ए कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट acquired on June 10, 2005 for 60,000 रुपीज। एक्स ने क्या किया, कन्वर्ट किया अपना कैपिटल एसेट
जो कि उसने खरीदा था 2005 में, जून 2005 में खरीदा था, इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन March 10, 2023. The fair market value on the date of conversion of above conversion was rupees 5,50,000. He subsequently sold the stock in trade, so converted for 6 lakh rupees. उसने क्या किया, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर लिया, कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में March 23 में। जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन उसकी एफएमवी थी 5,50,000। फिर उसने क्या किया, June 10, 2023 को उसने उस स्टॉक इन ट्रेड को सेल आउट कर दिया। डिस्कस द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम। तो चलिए समझते हैं इसको। June 10, 2005, यहां पे इसने कैपिटल एसेट परचेज किया, कितने का, 60,000 रुपए का सर, 60,000 रुपीज का। फिर March 23 में, 10 March 23 में, ये हमारा प्रीवियस हो गया 22-23, 10 मार्च 2023 में इसने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टॉक इन ट्रेड में। उस दिन जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन उसकी एफएमवी थी 5,50,000। ठीक है, ठीक है सर। फिर क्या किया इसने, जो इसने स्टॉक इन ट्रेड था उसको जून 2023 में सोल्ड कर दिया, कितने में, 6 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक हमारी कैपिटल गेन की इनकम है और यहां से यहां हमारी बिजनेस इनकम। सेम केस में हमारी बिजनेस इनकम भी आ रही है और कैपिटल गेन भी आएगा इस पे। तो चलिए पहले बिजनेस इनकम निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम। 6 लाख में इसने सेल किया है, सेल प्राइस कितना है सर, 6 लाख। कॉस्ट क्या है उसका, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, सर जिस वैल्यू पे हम कन्वर्ट करेंगे इसके लिए तो इनकम बन जाएगी कैपिटल गेन के लिए, और बिजनेस इनकम के लिए वही हमारा कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, एफ एम बी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन कन्वर्ट हुआ वही हमारी कॉस्ट बन जाएगी। कितना है, 5,50,000। तो ये 50,000 हमारी बन जाएगी बिजनेस इनकम। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद निकालते हैं हम लोग कैपिटल गेन, उसके बाद निकालते हैं हम लोग कैपिटल गेन। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन निकालने में सबसे पहले क्या करेंगे सर, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। कब खरीदी थी उसने एसेट, सर 10 जून को, 10 जून 2005 से कब तक होल्ड करी है इसने, सर 10 मार्च को इसने कन्वर्ट किया है तो 9 मार्च 2023। शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, सर लॉन्ग टर्म है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है सर। सिंस सिंस कौन सा एसेट है स्पेसिफाई नहीं किया तो हम 3 साल ही लेके चलेंगे, 3 साल से ज़्यादा है। तो चलिए निकालते हैं, हाँ सर।
ये आ गया हमारा पार्टिकुलर्स और इधर आ गया हमारा अमाउंट। सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशंस कितना होगा सर? एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन हमारा कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ स्टॉक इन ट्रेड में, उस दिन जो एफएमवी होगी वो हमारा सेल कंसिडरेशन बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, ठीक है सर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा नील। फिर आएगा हमारा नेट सेल्स कंसिडरेशन 5,50,000 लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट कितनी है सर? कितने में खरीदा था सर? 60,000 में। कब खरीदा था? कब खरीदा था उसने सर? जून 2005 में। ये खरीदा था 60,000 का जून 2005 में। तो कौन सा ईयर आएगा फाइनेंशियल ईयर सर? 5-6। तो 5-6 का हम देखते हैं, 5-6 का हम देखते हैं इंडेक्स क्या है। ठीक है, 10 जून 2005। तो ये आएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर 5-6 के अंदर 117। तो जिस ईयर में परचेज किया उस ईयर के कॉस्ट ऑफ इंडेक्स से। तो यहाँ पे तो हमने सर सीआईए ले लिया जिस ईयर में हमने एसेट एक्वायर किया था। यहाँ पे कौन सा आएगा ये बताइए? जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ है या फिर जिस ईयर में एसेट कन्वर्ट हुआ है स्टॉक इन ट्रेड में, कौन सा ईयर वाला? दोनों अलग अलग है। 22-23 में कन्वर्ट हुआ है कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में, और उस जो स्टॉक इन ट्रेड है सेल कब हुआ है? 23-24 में। तो कौन से ईयर का हम सीआईआई लेंगे? ट्रांसफर किस दिन हो रहा है? कौन से ईयर में हो रहा है सर? ट्रांसफर हो रहा है जिस दिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन कब हो रहा है सर? 22-23 में। तो 22-23 का हम लेंगे सीआईआई। ठीक है, क्लियर है? स्टॉक इन ट्रेड का नहीं लेंगे, जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है उस दिन का हम सीआईआई लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो 60,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 117, ये आया आपका 169743। ठीक है, ठीक है सर। माइनस कीजिए, कितना आता है? 169743 380,257। ये हमारा निकल के आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, ओके सर। तो 50,000 हमारी बिजनेस इनकम निकल गई 6 लाख में से 5,50,000 माइनस करके। ठीक है, बाकी 5,50,000 में से हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया तो हमारा कैपिटल गेन निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब इसको देख लेते हैं आंसर। 50,000 ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये हमारा आएगा 380,257। ठीक है, टैक्सेबल कब होगा ये सर? जिस ईयर में हमारा स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। कौन से ईयर में हो रहा है सर? ये सेल हो रहा है हमारा 10 जून 2023 को, मतलब 23-24 में। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में ये इनकम हमारी टैक्सेबल होगी, दोनों इनकम। ओके, ओके सर। चलिए चलिए, नेक्स्ट है हमारा, तो दो केसेस अभी तक हम देख चुके हैं। पहला था इंश्योरेंस रिसिप्ट वाला, और दूसरा अगर हम कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में। अब थर्ड केस है कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन। कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, ये क्या होता है सर? जैसे कि हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन जब डिस्कस करी थी, वहां पे इसको डिस्कस किया था कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, हाईवेज निकालती है, एक्सप्रेसवे निकाल बनाती है, तो उसके लिए उसको लैंड एक्वायर करना पड़ता है, लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करना पड़ता है। तो उस केस में एसएससी जिसकी बिल्डिंग है या लैंड है, वो चाहे ना चाहे गवर्नमेंट कंपलसरी उसको एक्वायर करती है और बदले में उसके कंपनसेशन देती है, बदले में कंपनसेशन देती है। ठीक है,
अब ट्रांसफर कब होएगा सर? जब कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर ली, ठीक है, उसका पेमेंट बाद में मिलता है, तुरंत नहीं मिलता, थोड़े टाइम बाद मिलता है। तो इस केस में बोला गया है कि जब कंपलसरी एक्विजिशन का कंपनसेशन मिलेगा, जब कंपनसेशन मिलेगा जिस ईयर में, उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, जिस ईयर में कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। सोचिए, जिसकी लैंड है उसको अक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, अभी उसके पास पैसे आए नहीं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेने चला गया, तो कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? तो इसीलिए इसीलिए जब उसको कंपनसेशन रिसीव होगा उस ईयर में इसका बर्डन शिफ्ट कर दिया गया है। ओके, ओके सर। Sometime a building or some other capital asset belonging to a person is taken over by a central government by way of compulsory acquisition। जैसे हाईवे बनाना है, एक्सप्रेसवे बनाना है, ठीक है, फ्लाईओवर बनाना है। इन दैट केस द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। कंसिडरेशन कौन फिक्स करता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई। When the central government pay the above compensation, capital gain may arise. Such capital gain are chargeable as an income of previous year in which such compensation is received। लॉजिक समझ में आया क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? सर उसके पास पैसे ही नहीं है जिस ईयर में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, तो वो टैक्स कैसे देगा? जब उसके पास पैसे ही आएंगे तभी तो टैक्स देगा, अगर इनकम बनेगी तो। इसीलिए बर्डन को शिफ्ट कर दिया गया है। ओके, ओके सर। उसके बाद कई बार क्या होता है, जो कंपनसेशन मिला है, एसएससी उससे खुश नहीं होता। उसको लगता था कि मार्केट वैल्यू इतनी है और कंपनसेशन मुझे कम मिला है। मान लीजिए उसको लगता है कि कंपलसरी एक्विजिशन में जो उसको कंपनसेशन मिला है वो कम मिला है उसको, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है। तो उस केस में वो क्या करता है, अपील कर सकता है, केस कर सकता है कि मुझे और एडिशनल कंपनसेशन चाहिए, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट उसको अवॉर्ड कर सकती है कि हाँ ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू ये है, इसको और एडिशनल कंपनसेशन दो, ठीक है। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको एडिशनल कंपनसेशन मिलता है। तो जो एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा, मान लीजिए पहले 40 लाख रुपए मिला था, ठीक है, कोर्ट बोलती है कि इस पर 50 लाख मिलना चाहिए था, तो जो 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में वो कंपेंसेशन मिलेगा, जिस ईयर में वो इनहेंस्ड या एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 2020-21 में किसी की जमीन एक्वायर करी, ठीक है, ट्रांसफर हो गया, हाँ, लेकिन इनकम कब टैक्सेबल होगी? जब कंपनसेशन मिलेगा। अब मान लीजिए 22-23 में उसको कुछ कंपनसेशन मिला, मान लीजिए 40 लाख रुपए मिला, तो 40 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, हाँ सर। फिर एसएससी ने उसी ईयर में केस कर दिया 22-23 में। अब 23-24 में उसको 10 लाख एडिशनल और इनहेंस कंपनसेशन मिला, तो 10 लाख कौन से साल की इनकम बनेगी सर? जिस ईयर में एनहेंस कंपनसेशन मिला है, मतलब 23-24 में, ठीक है, ठीक है सर। तो जो एडिशनल हमारा कंपनसेशन मिला है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सर? नील। नील क्यों? क्योंकि जो जब हमने परचेज किया होगा, जब हमने परचेज किया होगा उस टाइम, जब फर्स्ट टाइम मुझे कंपनसेशन मिला, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम कंपनसेशन मिला उसके अगेंस्ट मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एडजस्ट कर ली। अब सेकंड वाले के लिए कॉस्ट कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इनहेंस कंपनसेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील होगी। कोई भी कॉस्ट है हम एक ही बार एडजस्ट कर सकते हैं, तो जब मुझे 40 लाख मिला होगा उसी टाइम पे वो कॉस्ट जब मैंने परचेज करी होगी उसको एडजस्ट कर ली होगी, हाँ सर। तो कॉस्ट को मैं एक बार ही एडजस्ट कर सकता हूँ, इसलिए इनहेंस कंपनसेशन जब निकालूंगा तो उस केस में मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? नील होगा, ठीक है। enhance compensation. Many time person whose capital asset has been taken over by the central government and who get compensated from the government go to the court. कोर्ट क्यों जाता है? enhancement of compensation की जो मुझे compensation मिला है वो कम है। if the court awards, अगर कोर्ट अवार्ड कर देती है कि हाँ सही कह रहा है, ये आदमी सही कह रहा है, कंपनसेशन इसको ज़्यादा मिलना चाहिए था ओरिजिनल से, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो चार्जेबल टू कैपिटल गेन होगा इन विच सच सेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जब उसको मिलेगा, ठीक है, ठीक है सर।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एनहेंस कंपनसेशन नील होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके होंगे जब हमें पहला रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा, उसी टाइम एडजस्ट कर लिया होगा। तो इनहेंस के केस में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगा। कंपनसेशन रिसीव्ड इन परस्यूंस ऑफ एंट्री ऑर्डर डीम्ड टू बी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि हाँ इसको इनहेंस कंपनसेशन मिलना चाहिए था, ठीक है, इनहेंस कंपनसेशन मिलना चाहिए था। एंट्रीम ऑर्डर पास किया, एंट्री मतलब कि अभी फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ, बोल दिया कि हाँ अभी फिलहाल के लिए आप इतना दे दो, ठीक है, लेकिन फाइनल ऑर्डर अभी पास नहीं किया, तो जितना भी मिलेगा उसको एंट्रीम ऑर्डर की वजह से कंपनसेशन, वो टैक्सेबल होगा उस साल में जिस साल में फाइनल ऑर्डर पास होगा। जैसे कि मान लीजिए असेसी गया कोर्ट में कि मुझे कंपनसेशन कम मिला है, तो कोर्ट ने देखा कि इसका कंपनसेशन मार्केट वैल्यू वगैरह निकालने में, वैल्यूएशन करने में टाइम लगे, तो अधोक बेसिस पे उसने बोला कि 10 की जगह 5 लाख अभी आप इसको दे दो, तो 5 लाख दे दिए। तो 5 लाख कब टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर पास होगा। फाइनल ऑर्डर में देखेंगे कितना बनता है था उसका, ठीक है, तो उससे एडजस्ट हो जाएगा आपका। ओके ओके सर। In order to remove the uncertainty regarding the year in which amount of compensation received in pursuance of interim order of court, tribunal and other authorities charged to tax, it is provided that such compensation shall be deemed to income chargeable under the head capital gain in the previous year in which final order of such court, tribunal or other authority is made। ठीक है, इंटरिम बेसिस के ऊपर कुछ कंपनसेशन मिला है तो वो कब टैक्सेबल होगा? जब फाइनल ऑर्डर पास होगा। ओके ओके सर। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि असेसी गया कोर्ट में इनहेंस कंपनसेशन के लिए कि मुझे इतना मिलना चाहिए था, ठीक है, कोर्ट ने हाई कोर्ट में गया, उसने बोला ठीक है, मान लीजिए बोला कि 3 लाख मिलना चाहिए था और एडिशनल, कितना मिलना चाहिए था एडिशनल कंपनसेशन? 3 लाख मिलना चाहिए था। तो 3 लाख लेके वो खुश हो गया, उस पर टैक्स भी दे दिया। फिर डिपार्टमेंट को लगा कि नहीं 3 लाख गलत दिया है, इसको 3 लाख नहीं देना चाहिए था, तो वो क्या करेगा? हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि हाँ एडिशनल कंपनसेशन मिलना तो चाहिए था इसको, लेकिन 3 लाख नहीं 2 लाख मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 3 लाख की जगह 2 लाख मिलना चाहिए था। तो ऐसे केसेस में जहां पे सुप्रीम कोर्ट वैल्यू घटा देता है, जो कंपनसेशन है उसकी वैल्यू घटा देता है, उस केस में हमें दोबारा से कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा उस असेसमेंट ईयर के लिए। उस असेसमेंट ईयर के लिए दोबारा से हमें वो कैपिटल गेन रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। ओके ओके सर। Where capital gain has been charged on the compensation received by the assessee for the compulsory acquisition of any capital asset or enhanced compensation received by the assessee, subsequently such compensation is reduced by the court, tribunal and any other authority, assessed capital gain for that year shall be recomputed by taking into consideration of reduced amount. The recomputation shall be done by way of rectification। ठीक है, तो रिवाइज जो कंपनसेशन होगा उसके हिसाब से हमें दोबारा से कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, डेथ ऑफ ट्रांसफर। It is possible that the transfer may die before he receive the enhanced compensation. In that case, the enhanced compensation will be chargeable to tax in the hand of person who receive the same। ये क्या है सर? मान लीजिए किसी पर्सन ने केस कर दिया कि मुझे जो कंपनसेशन है वो कम मिली है एनहेंस कंपनसेशन के लिए। अब जो यहाँ पे जो टाइम लगता है कोर्ट वगैरह में, वो सालों लग जाते हैं किसी ऑर्डर के पास होने में, ठीक है। तो मान लीजिए जो असेसी था उसकी डेथ हो गई, जो ट्रांसफरर था वो उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में जो भी एनहेंस्ड कंपनसेशन मिलेगा वो उसके लीगल हायर्स को मिलेगा, ठीक है। या फिर
कोई और पर्सन जो रिसीव करेगा उसके हैंड में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जो उस कंपनसेशन को रिसीव करेगा, इनहेंस्ड कंपनसेशन, उसके हैंड में वो टैक्सेबल होगा, जो कि लीगल हायर्स होंगे उनके। ठीक है, ओके सर। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर। एग्जाम्पल 8, central government has acquired a house property owned by Mr. A on July 2014, which was purchased by Mr. A on May 20, 1968 for rupees 16,000. Cost of improvement incurred during 5-6 was 40,000 and FMB of property as on 1st April 2001 was 32,000. The government awarded 6 lakh as a compensation, which are received by Mr. A on 30th April 23। ठीक है, सॉल्व करें। हाँ सर। मिस्टर ए filed the case against the compensation and received 3 लाख रुपए on June 24। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिस्टर ए की प्रॉपर्टी एक्वायर करी, जो कि मिस्टर ए ने ली थी कब? 20 मई 1986 में ली थी। ठीक है, 16,000 रुपए में। और कब एक्वायर करी है सर? 1 जुलाई 2014 को एक्वायर करी है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ किया था उसके ऊपर उसने 5-6 में 40,000 रुपए का। एफएमबी दे रखा है 1 अप्रैल 2001 को 32,000 रुपए। अच्छा, गवर्नमेंट अवॉर्डेड 6 लाख एज अ कंपनसेशन। गवर्नमेंट ने 6 लाख एज अ कंपनसेशन दिया मिस्टर को कि रखो तुम, 30 अप्रैल 2023 को, जो कि रिसीव हुआ उसको। बट मिस्टर ए खुश नहीं हुआ, कह कि इतना नहीं, इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो मिस्टर ए ने केस कर दिया कोर्ट में और उसको 3 लाख और मिल गए जून 23 में। कैलकुलेट कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ मिस्टर ए फॉर वाई 24, 25 एंड 25 एंड 26। ठीक है, ठीक है सर, चलिए कैलकुलेट करें। हाँ सर। पार्टिकुलर अमाउंट, तो जो 6 लाख मिला है वो कब टैक्सेबल होगा? सर ये होगा हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 में। जो कंपनसेशन, ओरिजिनल कंपनसेशन मिला है 23-24 में होगा, और एनहेंस्ड कंपनसेशन मिला है इसको जून 24 में। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्सेबल होगा। तो असेसमेंट ईयर 24-25 इसके लिए हो गया और 25-26 इसके लिए हो गया। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं पहले। सेल्स कंसिडरेशन कितना मिला इसको? ओरिजिनल, अभी ओरिजिनल का कैलकुलेट कर रहे हैं। ओरिजिनल कंपनसेशन क्या होगा सर? लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्यों? 3 साल से ज़्यादा है। हाउस प्रॉपर्टी है 2 साल से ज़्यादा है सर। माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, तो इस केस में एसएससी के पास ऑप्शन है एफएमबी ऑन 1 अप्रैल 2001 की एफएमबी ले सकता है, या फिर कॉस्ट जो भी हायर हो। तो एसएससी के पास ऑप्शन है इस केस में। तो 32,000 या 16,000, कौन सा लेना चाहिए सर? 32,000। 32,000 ये कॉस्ट ले लेगा, इनटू डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2001 से पहले का परचेज है। हाँ सर, तो उस केस में बेस ईयर का जो CII होगा उससे डिवाइड कर देंगे। और ट्रांसफर कब माना जाएगा सर? जब उसने कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन किया है उस हाउस प्रॉपर्टी का। कब किया है? जुलाई 14 में। तो ये कौन से ईयर में आ जाएगा? 14-15 के अंदर। 14-15 में CII क्या था? 14-15 में था सर 240।
240। कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। यह है सर 76 800। ठीक है सर। उसके बाद माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कब करिए इसने? सर 5-6 में करिए सर। कितना? 40,000 रुपये। 40। ये वो ऊपर वाला तो सेम रहेगा। हाँ सर, जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ वो तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा। और नीचे वाला हो जाएगा जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कौन से ईयर में हुआ है सर? 5-6 में। तो 5-6 का देख लेते हैं। और 5-6, 5-6 का कितना है सर? 117। तो ये आ गया हमारा 117। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। यह है सर 82,051। कितना है हमारा? 6 लाख में से माइनस कर दीजिए। 441149। ठीक है, ये हमारा आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ओरिजिनल कंपनसेशन का। अब इनहेंस्ड कंपनसेशन का निकालेंगे। ये टैक्सेबल कब होगा सर? ए वाई 24-25 में। ए वाई 24-25 में। अब निकालते हैं इनहेंस्ड कंपनसेशन का। कितना मिला इसको इनहेंस्ड कंपनसेशन? इनहेंस्ड कंपनसेशन मिला है सर इसको 3 लाख रुपए। तो सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 3 लाख लेस लेस कॉस्ट कितना हो जाएगा? नील। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? नील, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको ले चुके हैं। तो 3 लाख जो एडिशनल कंपनसेशन मिला है, इनहेंस्ड कंपनसेशन, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि ये हमें रिसीव हुआ है जून 24-25, और 24-25 प्रीवियस ईयर हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 25-26। ओके। ओके सर। चलिए अब एग्जाम्पल 9 और करते हैं। हाँ सर, ये भी सेम एग्जाम्पल 8 जैसा है, बस एक लाइन ऐड करी है कि जो उसको 3 लाख मिले, उसके बाद डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया। डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट कि नहीं, इसको गलत कंपनसेशन मिला है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाँ ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जो इसको कंपनसेशन मिला था 9 लाख का, 6+3 उसको घटा के 7.5 लाख कर दिया। तो 1.5 लाख कम कर दिए। कितना कम कर दिया? 9 में से 7.5 लाख गए, 1.5 लाख कम कर दिया। तो हमें रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल तो वैसे निकलेगा। हाँ सर, बाकी जो ये 1.5 लाख 3 लाख था उसकी जगह फिर ये 1.5 लाख हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख। और टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा? टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा? ए वाई 25-26। कितना? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। 1.5 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कैपिटल गेन के अंदर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन भी हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन भी हैं जिसको हम ट्रांसफर नहीं मानते फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, और उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करते। तो चलिए एक एक करके ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके। ओके सर। चलिए सेक्शन 47 के अंदर इसका दिया गया है कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं। ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर। तो इन ट्रांजैक्शंस के केस में हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और इसके ऊपर कैपिटल गेन भी कैलकुलेट नहीं करेंगे।
ओके ओके सर। पहला है टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। ये क्या है सर? कोई एचयूएफ थी, ठीक है, ठीक है सर। अब सारी प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम पे है, हाँ सर। उसमें मान लीजिए 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं। एचयूएफ में कर्ता होता है, बाकी मेंबर होते हैं सारे, है ना? तो 3 मेंबर हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो जाते हैं। तो सबने अपना अपना हिस्सा लिया, 3 हिस्से किए इसके प्रॉपर्टी के। एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी थी उसमें 3 हिस्से हुए, और टोटली सब अपना अपना 1/3 हिस्सा लेके चले गए, मतलब टोटली पार्टीशन हो गया। तो इस पार्टीशन में जिनको जितना हिस्सा मिला कैपिटल एसेट का, प्रॉपर्टी में जितना जो हिस्सा मिला, उनका शेयर जितना मिला, वो ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एचयूएफ से इनको मिल रहा है, एचयूएफ से ट्रांसफर किनको हो रहा है? मेंबर्स को। तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ठीक है। एचयूएफ से कैपिटल एसेट अगर कोई ट्रांसफर हो रही है मेंबर्स को, एचयूएफ के मेंबर्स को, ऑन पार्टीशन, सब अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, फैमिली अलग हो रही है, तो उस केस में हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो हो गया टोटल के केस में। मान लीजिए एचयूएफ थी, हाँ सर, उसमें 4 भाई थे, ठीक है, 4 भाई थे, ठीक है। एक ने बोला कि मुझे अपना प्रॉपर्टी में जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दो, मुझे अलग रहना है, अपना अब खुद का कुछ करना है। तो कहा ठीक है, इसको 1/4 जितना भी इसका हिस्सा बनता था उतना इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया गया एचयूएफ के द्वारा। एचयूएफ ने उतना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, बाकी 3 जो मेंबर्स थे वो कंटिन्यू रहे। तो ये हो गया हमारा पार्शली पार्टीशन, मतलब जितने थे उसमें से 1 या 2 चले गए, बाकी कंटिन्यू रह गए। तो टोटल पार्टीशन हो या फिर पार्शियल पार्टीशन हो एचयूएफ का, फैमिली अलग हो रही है यहाँ पे, तो इनकम टैक्स में इसको ट्रांसफर नहीं माना गया है, ठीक है। जहाँ पे पार्टीशन हो रही है फैमिली की और उसकी वजह से प्रॉपर्टी का हिस्सा सबको इंडिविजुअली मिल रहा है, तो इस टाइप के ट्रांसफर को, इस टाइप के ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना गया है, ठीक है। तो एचयूएफ से उसके मेंबर्स को कुछ भी ट्रांसफर होता है, कुछ भी ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन पे, उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानते, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा है हमारा अ गिफ्ट और अ विल और अनरिवोकेबल ट्रस्ट। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ विल, गिफ्ट और इरोवोकेबल ट्रस्ट, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट करता है, मान लीजिए मिस्टर ए कैपिटल एसेट गिफ्ट कर देता है किसी को, मिस्टर बी को कर देता है, गिफ्ट कर देता है, तो इसके हैंड में ये टैक्सेबल नहीं होगा, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा गिफ्ट को, इसको गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो जब ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं इसके ऊपर। गिफ्ट हो गया। विल, विल क्या होती है? वसीयतनामा, वसीयतनामा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी विल में लिखी हुई है कि मेरे डेथ के बाद इतनी प्रॉपर्टी इसको दे दी जाए, इसको इतनी दे दी जाए, तो अगर ऐसे कोई प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, तो विल के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं। ओके, ओके सर। ये क्या है सर? इरोवोकेबल ट्रस्ट। इसमें मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कुछ कोई चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उनके
ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी या नाना नानी है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स है। तो ग्रैंड पेरेंट्स ने सोचा कि हम जिंदगी भर तो जिंदा रहेंगे नहीं इनकी देखभाल करने के लिए, तो हम हमें कुछ हो गया तो इन बच्चों को कौन देखेगा, इतनी प्रॉपर्टी है कौन मैनेज करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बना देते हैं, एक ट्रस्ट बना देते हैं, और जो भी प्रॉपर्टी है इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बोलते हैं कि जब बच्चे ये 18 साल या उसके 18 साल के हो जाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पे हो जाएगी। तब तक ये ट्रस्ट क्या करेगी, इन बच्चों का देखभाल करेगी, प्रॉपर्टी का देखभाल करेगी, ये सब इसके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई ट्रस्ट बनाते हैं, एक बार इसको जो भी राइट दे दिए गए उसको रिवोक नहीं कर सकते हैं, रिवोक नहीं कर सकते मतलब कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो इरिवोकेबल ट्रस्ट है, एक बार इसको राइट दे दिए उसके बाद इसके राइट को हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो इस टाइप का अगर ट्रस्ट के अंदर इस टाइप का कोई ट्रस्ट है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसॉप। इसॉप एम्प्लॉय को शेयर्स कंपनी अलॉट करती है ताकि उनको रिटेन करने का या उनकी सर्विसेज लेने के लिए नॉमिनल प्राइस या फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उसके इसॉप्स के ऊपर ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ओके सर। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ होल्डिंग कंपनी टू इट्स वोली ऑन इंडियन सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी पता है आपको? नहीं सर, नहीं पता है सर। होल्डिंग कंपनी वो होती है, मान लीजिए दो कंपनी है, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के अगर मोर देन 50% शेयर्स हैं, बी लिमिटेड अगर ए के पास मोर देन 50% ऑफ शेयर्स हैं, तो बी लिमिटेड सब्सिडरी बन जाएगी ए लिमिटेड की, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, और जो शेयर होल्ड कर रहा है मोर देन 50% वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो जिस कंपनी के पास मोर देन 50% शेयर है, कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर जिस पे वोटिंग राइट है, ठीक है, दूसरी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर हैं या वोटिंग पावर वाले शेयर हैं, तो उस केस में तो उस केस में ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी जिसके पास शेयर हैं, और दूसरी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ओके, क्लियर है? हाँ सर। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, ये होल्डिंग कंपनी है, कोई एसेट ट्रांसफर करती है अपनी सब्सिडरी कंपनी को, क्या ट्रांसफर करती है? कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, तो हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड जो ये सब्सिडरी कंपनी है इसके 100% शेयर्स, 100% इक्विटी शेयर्स ए के पास होना चाहिए, 100% इक्विटी शेयर इसके पास होल्ड होने चाहिए, ठीक है, ये ओनर होना चाहिए। प्लस जिसके पास एसेट जा रहा है सब्सिडरी कंपनी, वो क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ओके, तो अगर ये सिचुएशन है जहाँ पे होल्डिंग कंपनी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है अपनी होली ऑन सब्सिडरी, मतलब होली ऑन मतलब 100% इक्विटी शेयर इसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास, उसको बोलते हैं होली ऑन सब्सिडरी कंपनी। तो
ट्रांसफर करती है कैपिटल एसेट, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो सब्सिडी कंपनी है जिसके पास एसेट जा रहा है वो इंडियन कंपनी है, वो इंडियन कंपनी हो। ठीक है, ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स wholly owned Indian subsidiary company. Any transfer of capital asset by a company to its subsidiary company. Condition: parent company और its nominee. एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, तो एक शेयर किसी के नाम पर दे देते हैं। मस्ट होल्ड whole of share of the subsidiary company and subsidiary company must be an Indian company. ठीक है, ठीक है सर। तो wholly owned होनी चाहिए, सारे के सारे शेयर किसके पास होने चाहिए, होल्डिंग कंपनी के पास, और जिसके पास एसेट जा रहा है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ओके, ओके सर। फिर फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ सब्सिडियरी कंपनी टू इट्स 100% होल्डिंग कंपनी बीइंग एन इंडियन कंपनी। अब यहाँ पे केस उल्टा है, अब केस उल्टा हो गया क्या सर, क्या उल्टा हो गया सर? यहां पे बोला गया सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफर कर रही है अपनी होल्डिंग कंपनी को क्या, कैपिटल एसेट, तो हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड जो होल्डिंग कंपनी है ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए, प्लस इसके पास 100% इक्विटी शेयर होने चाहिए सब्सिडरी के, इसके 100% शेयर होने चाहिए इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और जिसके पास एसेट जा रहा है, ठीक है, मतलब किसके पास, इस केस में किसके पास जा रहा है सर, होल्डिंग के पास, तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे केसेस में देखना है कि इंडियन कम जिसके पास एसेट जाएगा वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, चाहे होल्डिंग से जाए या सब्सिडी से जाए। ठीक है, ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ सब्सिडी कंपनी टू 100% होली 100% होल्डिंग कंपनी बीइंग एन इंडियन कंपनी, सेम वही है, 100% वो होनी चाहिए, बट यहाँ पे अब जिसके पास एसेट जा रहा है, यहाँ पे सब्सिडी के पास जा रहा था तो ये इंडियन कंपनी थी, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के पास जा रहा है तो जिसके पास एसेट जा रहा है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन, द एग्जेम्पशन मेंशन्ड इन 3 और 4 above will not apply if capital asset is transferred as stock in trade। कहने का मतलब जो कैपिटल एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको एज अ कैपिटल एसेट ही ट्रांसफर करना है हमें, अगर उसको हम एज अ स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करेंगे तो फिर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, फिर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड इंडियन कंपनी इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है पता है आपको? नहीं सर, नहीं पता है सर। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है, एक कंपनी या उससे ज़्यादा कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है, या फिर दो या उससे ज़्यादा कंपनी मिलके नई कंपनी बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। जहाँ पे मर्जर हो रहा है कंपनीज का, क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक ए लिमिटेड थी, ठीक है, हाँ सर, वो जाके मर्ज हो गई इन बी लिमिटेड, तो ये हो गया आपका अमलगमेशन, जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो गई। ठीक है, दो कंपनी थी आपकी ए और बी, दोनों मर्ज होके बन गई सी सी लिमिटेड, ये भी आपका अमलगमेशन है, ये भी आपका अमलगमेशन। जैसे पेप्सी और कोका कोला है, दोनों को मान लीजिए मर्ज कर दिया जाए, दोनों मर्ज हो गई आपस में और नई कंपनी बना ली पेप्सी कोला, पेप्सी कोला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अमलगमेशन। क्या बोलेंगे, अमलगमेशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे दो वर्ड नए और आए हैं, अमलगमेशन तो सर क्लियर हो गया, जहाँ पे कंपनी आपस में मिलके मिल रही हैं,
मिल रही हैं, ठीक है। एक कंपनी खत्म हो जा रही है, नई कंपनी बन रही है, दोनों कंपनी खत्म होके एक नई कंपनी बन रही है। तो दो वर्ड और आ गए इसमें सर। एक है आपका अमल गमेटिंग कंपनी और दूसरी है अमल गमेटेड कंपनी। तो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाई अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड इंडियन कंपनी इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन, ठीक है। अमलगमेटिंग कंपनी वो होती है जो कि मर्ज हो रही है दूसरी कंपनी में, जो कि मर्ज हो रही है दूसरी कंपनी में। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, जाके मर्ज हो गई बी लिमिटेड में, दोनों एग्जिस्टिंग है, ठीक है। ए लिमिटेड जाके मर्ज हो गई बी लिमिटेड में, मर्ज होने के बाद सिर्फ बी लिमिटेड बचेगी, ए लिमिटेड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरे में जाके मर्ज हो रही है, दूसरे में जाके मर्ज हो रही है दूसरी कंपनी में, उसको बोलते हैं हम अमलगमेटिंग कंपनी, ठीक है। ठीक है सर। और इस कंपनी को जो कि जो कि मर्ज होने के बाद है, बची हुई है, मर्ज होने के बाद बची हुई है, उसको बोलते हैं हम अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है। ठीक है सर। जो मर्ज हो रही है दूसरी में उसको क्या बोलेंगे, अमलगमेटिंग, और जो मर्ज होने के बाद बची है उसको क्या बोलेंगे, अमलगमेटेड कंपनी। अभी इस केस में बताइए, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, इन्होंने मर्ज होके बनाया सी लिमिटेड, सी लिमिटेड, मर्ज होने के बाद दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। अब इसमें बताइए अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कौन है। सर ये दोनों हो गई हमारी अमलगमेटिंग कंपनी और ये हो गई अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है। मर्ज होने के बाद जो बनी वो हमारी अमलगमेटेड कंपनी हो गई, ठीक है। और जो मर्ज हो रही हैं वो क्या हुई, अमलगमेटिंग कंपनी हो गई। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई अमलगमेटिंग कंपनी कोई एसेट ट्रांसफर करती है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन टू अमलगमेटेड कंपनी, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड जो अमलगमेटेड कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आपने तीन केसेस देखे, तीनों में क्या है, जिसके पास एसेट जा रहा है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अमलगमेटेड कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो जो भी कैपिटल एसेट ये ट्रांसफर करेगी उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ओके। ओके सर। जो अमलगमेशन हमारा होता है, कोई भी कंपनी आपस में मर्ज होती है, उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। कोर्ट जब ऑर्डर देगा तभी, कोर्ट जब ऑर्डर देता है उसके बाद ही अमलगमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ डीमर्ज्ड कंपनी टू अ रिजल्टिंग इंडियन कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर। अब ये क्या है सर, अब ये क्या नई चीज आ गई, चलिए इसको समझते हैं। एक ए लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है। ठीक है सर। इसके अंदर तीन डिवीजन थे आपके, डिवीजन वन, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। एक आपका हेल्थ ड्रिंक बनाती थी, हेल्थ ड्रिंक बनाती थी, ठीक है, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान वगैरह हो गया, वो बनाती थी। दूसरी क्लोथ बिजनेस में थी, ठीक है। ठीक है सर। और थर्ड थी हमारी, मान लीजिए फर्नीचर से रिलेटेड, फर्नीचर सेल परचेज करती थी। तो तीन डिवीजन थी। तो ए लिमिटेड ने सोचा क्यों ना मैं अपने एक डिवीजन को अलग करके नई कंपनी को ट्रांसफ़र कर दूं, ताकि अच्छे से मैनेज कर पाए हम बिजनेस को। तो ए लिमिटेड के मैनेजमेंट ने क्या किया, जो डिवीजन थ्री था फर्नीचर वाला, इसको ट्रांसफ़र कर दिया
एक नई कंपनी बनाई बी लिमिटेड, और ये सारा इससे रिलेटेड, इस डिवीजन से रिलेटेड जो भी एसेट थे, जो भी लेबिलिटी थी, सारा इसमें बी लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया, सारा बी लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया। बी लिमिटेड बदले में क्या देगा इनको? अपने शेयर्स दे देगा, बदले में अपने शेयर्स दे देगा। ठीक है, अभी आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ोगे इसका अमलगमेशन कैसे होता है। डीमर्जर तो शायद नहीं है आपके कोर्स में, बट अमलगमेशन है, तो अमलगमेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो ठीक है, तो ए लिमिटेड क्या करता है, एक डिवीजन निकाल के बी लिमिटेड को नई कंपनी बना के उसमें ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो जिस कंपनी से अलग हो रहा है कुछ, उसको हम बोलते हैं डीमर्ज्ड कंपनी। जिस कंपनी से कुछ पोर्शन अलग हो रहा है, जैसे ए लिमिटेड से अलग हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डीमर्ज्ड कंपनी। उसी से टूट के नई कंपनी बन रही है। ठीक है, और जो नई कंपनी बन रही है, जो नई कंपनी बन रही है उसको बोलेंगे हम रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी, जो नई कंपनी बनेगी उसको बोलते हैं हम रिजल्टिंग कंपनी। तो बोला गया इसमें, बोला गया क्या बोला गया सर, कि कोई डीमर्ज्ड कंपनी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है रिजल्टिंग कंपनी को, कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है रिजल्टिंग कंपनी को इन स्कीम ऑफ डीमर्जर। जैसे अमलगमेशन स्कीम को कोर्ट से अप्रूव करवाना पड़ता है, वैसे ही डीमर्जर के लिए भी कोर्ट का अप्रूवल चाहिए, बिना उसके डीमर्जर नहीं हो सकता कंपनी का। तो इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को, तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या सर, ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए सर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्या जिसके पास एसेट जा रहा है, ध्यान से देखिए, चारों केसेस अभी तक हमने डिस्कस किए, जिसके पास एसेट जा रहा है क्या है, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ओके, ओके सर, चलिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। Any transfer by a shareholder in a scheme of amalgamation of shares held by him in a amalgamating company। ये क्या है चीज़ है सर? देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल समझते हैं सर। ए लिमिटेड है, हाँ सर, ये जाके मर्ज हो गई बी लिमिटेड में। ठीक है, ए लिमिटेड थी, ये जाके मर्ज हो गई बी लिमिटेड में। अब जो ए लिमिटेड है, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे। हाँ सर, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे। हाँ सर, अब जब कंपनी ही मर्ज हो गई बी लिमिटेड में, तो इनके पास जो शेयर्स होगा वो उसका करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। बी लिमिटेड क्या करेगी, इनसे ये शेयर लेके अपने शेयर अलॉट करेगी। बी लिमिटेड अपने शेयर अलॉट करेगी, बी लिमिटेड अपने शेयर अलॉट करेगी इनको। तो इसमें बोला गया है कि अगर शेयर होल्डर अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर ट्रांसफर करते हैं इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन, तो वो हमारा ट्रांसफर नहीं माना जाता। ठीक है, एनी ट्रांसफर बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम इन अमलगमेटिंग कंपनी। जो ई लिमिटेड के शेयर थे, जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो इसके शेयर लेके क्या करेंगे? तो क्या करेगी बी लिमिटेड? इनके शेयर लेके अपनी कंपनी के शेयर इनको दे देगी। ओके, ओके सर। कंडीशन, तो ये जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है, कर रहे हैं शेयर होल्डर, शेयर अपने ट्रांसफर करेंगे, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कंडीशन क्या है? द ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अलॉटमेंट टू हिम एनी शेयर इन अमलगमेटेड कंपनी। बी लिमिटेड से इसके बदले इनको शेयर्स मिले, एक्सेप्ट वेयर द शेयर होल्डर इटसेल्फ इज अ अमलगमेटेड कंपनी। मान लीजिए इसमें कुछ शेयर्स बी लिमिटेड के भी थे। बी लिमिटेड ने, बी लिमिटेड के पास 40% शेयर थे, 40% शेयर थे ए लिमिटेड के। बी लिमिटेड के पास 40% शेयर थे ए लिमिटेड के। तो अब ये क्या खुद को ही शेयर इशू करेगी अपने? नहीं। तो खुद कोई कंपनी खुद को शेयर अपने इशू नहीं कर सकती। तो बाकी जो 60% बचे बाहर आउटसाइडर शेयर होल्डर, उनको वो अपने शेयर्स इशू करेगी।
एंड द अमलगमेटेड कंपनी इज अ इंडियन कंपनी। जिसके पास शेयर जा रहा है, जिसके पास शेयर जा रहा है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। सिक्स हो गया, सेवन, सेवन छूट गया है हमसे। तो चलिए सेवन्थ भी डिस्कस कर लें, सिक्स के बाद सीधा एट डिस्कस कर लिया हमने, सेवन छूट गया हमसे। तो सेवन्थ को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर बाय अ रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर। ये क्या है सर, एनी ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर बाय अ रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर टू अ शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी इफ द ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर ऑफ अंडरटेकिंग। ये क्या चीज़ है, चलिए इसको भी समझते हैं। हाँ सर, सेवेंथ, डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी में ट्रांसफर कर। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का मान लीजिए, या 100 करोड़ का एसेट था, कैपिटल एसेट। लेबिलिटी मान के चलिए जीरो है आपकी। ठीक है, इसमें से 25% कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिए रिजल्टिंग कंपनी को। ठीक है, ठीक है सर। डीमर्ज कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, पहले उनके पास जो प्रॉपर्टी थी कितने की थी सर, 100 करोड़ की, 100 करोड़ की। बट अब 25% तो नई कंपनी को दे दिया, तो शेयर होल्डर को लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लॉस हो रहा है। तो इसके लिए क्या करती है रिजल्टिंग कंपनी, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने शेयर्स इशू करती है, अपने शेयर्स इशू करती है रिजल्टिंग कंपनी, अपने शेयर इशू करती है। तो अगर रिजल्टिंग कंपनी डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर इशू करती है तो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो यही लिखा हुआ है इसमें, एनी ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर बाय अ रिजल्टिंग कंपनी, जो नई कंपनी बनी है, इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर टू द शेयर होल्डर, होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी, टूटने से पहले जो कंपनी थी उसके शेयर होल्डर, इफ द ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर ऑफ अंडरटेकिंग। और जो शेयर किस वजह से अलॉट किया है, इन एज अ कंसिडरेशन, डीमर्जर की वजह से एज अ कंसिडरेशन उनको क्या किया है, अपने शेयर इशू किया है उसने, रिजल्टिंग कंपनी ने। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ सर, नेक्स्ट है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसके पास थी कुछ, वो ट्रांसफर करता है दूसरे नॉन रेसिडेंट को, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो इस ट्रांसफ़र को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, इस ट्रांसफ़र को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। वैसे भी इस पे क्या दिक्कत है, इंडिया से बाहर नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, हमें उससे क्या मतलब है। एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को सिक्योरिटी सेल कर रहा है, हम क्या करेंगे। ठीक है, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग अ पीरियोडिक इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड आउटसाइड इंडिया through an intermediary dealing in a settlement of security by non-resident to non-resident। इंडिया से बाहर नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर कर रहा है दूसरे नॉन रेसिडेंट को, क्या ट्रांसफर कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जिसपे इंटरेस्ट पेबल है आउटसाइड इंडिया। तो क्या दिक्कत है, पहले इसको दे रहे थे बाद में इसको देंगे, क्या दिक्कत है। तो इसको ट्रांसफर नहीं माना गया है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ सवन गोल्ड बॉन्ड बाय इंडिविजुअल। ये क्या है सर, जो आरबीआई गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, तो अगर उसको जो पर्सन है इंडिविजुअल मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखता है,
ठीक है, जो भी उसका टाइम लिमिट होता है, 8 साल जनरली टाइम होता है, तो 8 साल तक अगर होल्ड करता है तो उसको जो भी पैसे मिलेंगे 8 साल बाद, जब उसको रिडीम करेंगे बॉन्ड को, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। ठीक है, ठीक है सर। तो 8 साल बाद जब वो रिडीम करवाएगा बॉन्ड्स को, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एंड वाइस वर्सा। ये क्या है सर? इसमें बोला गया है कि अगर मेरे पास कोई फिजिकल गोल्ड है, क्या है, फिजिकल गोल्ड है, उसको मैं डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, करवा लेता हूँ, या फिर डिजिटल गोल्ड है, उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करता हूँ, करवाता हूँ, तो दोनों ही केस में इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, इस कन्वर्जन को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ओके, चाहे मेरे पास मान लीजिए फिजिकल गोल्ड है, मैं जाता हूँ जहाँ पे ऑफिस है, जहाँ पे कन्वर्ट होता है, वहाँ पे जाता हूँ, उनको देता हूँ येलो सोना, वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे शेयर अलॉट होते हैं, वैसे ही वो मुझे उतने का यूनिट इलेक्ट्रॉनिक दे देते हैं। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। और मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, अब मुझे फिजिकल गोल्ड चाहिए, मैं जाके कन्वर्ट करा लेता हूँ, तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ओके, ओके सर, चलिए। चलिए, any transfer of capital asset being a conversion of gold in a electronic gold receipt issued by a vault manager और conversion of electronic gold receipt into a gold, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ओके, ओके सर। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। ओके, ओके सर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।